हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल टेक्निकल स्टडी 91 में बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग यहाँ साइकोमेट्री पढ़ रहे हैं और साइकोमेट्री में आज हम देख रहे हैं टोटल एंथैल्पी क्या होती है, सेंसिबल हीट क्या होती है, लेटेंट हीट क्या होती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? देखिए, एंथैल्पी जो है उसे हम लोग हिंदी में समस्त ऊष्मा कहते हैं, सेंसिबल हीट को हम लोग गेय ऊष्मा कहते हैं। और वैसे हिंदी में मैंने देखा था नेट पे सर्च करके, तो उसमें समझदार ऊष्मा करके कुछ लिख के आ रहा था, लेकिन उसे गेय ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, लेटेंट हीट को हम लोग गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब देखिए, इन सारी चीज़ों को हम लोग साइकोमेट्री में कैसे समझेंगे, तो उससे भी पहले समझने के लिए हमें सेंसिबल हीट के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सेंसिबल हीट होती क्या है। तो सेंसिबल हीट का मतलब, एक एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं इसे। ठीक है, देखिए आपके सामने यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर दो ग्लास रखे हुए हैं जिसमें पानी एक पहले 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर था। हमने इसमें कुछ ना कुछ हीटिंग करी इसकी। तो जब हम इसकी हीटिंग करी तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीमेंट होगा इसके टेम्परेचर में। तो देखिए, इसका टेम्परेचर बढ़ के 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो हमने इसे कुछ ना कुछ अमाउंट में हीट दी थी, जिससे इसका टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। इसका टेम्परेचर मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ गया। तो जब भी हम किसी वस्तु को ऊष्मा देते हैं तो उसका टेम्परेचर में जो बढ़ोतरी हो जाती है, और उसमें से ऊष्मा अगर हम निकालते हैं तो उसके टेम्परेचर में गिरावट हो जाती है। तो जब हम टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं यानी ऊष्मा देते हैं, तब वो कहलाती है सेंसिबल हीटिंग। क्या कहलाती है? सेंसिबल हीटिंग। और जब हम उसमें से ऊष्मा निकाल लेते हैं, अब इसमें अगर यही प्रोसेस रिवर्स डायरेक्शन में, अगर मैं कह दूं रिवर्स डायरेक्शन में करना, तो आपको इसमें से जितनी अमाउंट ऑफ हीट आपने यहाँ पर प्लस दी थी, उतनी अमाउंट ऑफ हीट आपको यहाँ से क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। तो ये आपकी कहलाएगी सेंसिबल कूलिंग। बात समझ में आ रही है? तो इसी को हम कहेंगे सेंसिबल हीटिंग। और जब हम हीट निकाल लेंगे, इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, 25 पर पहुंच जाएगा दोबारा, तो ये कहलाएगी सेंसिबल कूलिंग। आई थिंक आपको सेंसिबल हीटिंग और सेंसिबल कूलिंग का मतलब और सेंसिबल हीट क्या होती है ये आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब इसका हम देख लेते हैं डायग्राम, मतलब क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हीटेड, इट्स टेम्परेचर राइजेज एज इट्स हीट इज एडेड। यानी हम जब भी किसी बॉडी को क्या करते हैं, टेम्परेचर देते हैं तो उसका मतलब हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसी तरीके से जब हम उसमें से कोई हीट निकालते हैं, रिमूव फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, इट्स टेम्परेचर फॉल्स, तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, उसका टेम्परेचर गिर जाता है। द रिमूव्ड एंड एडेड हीट इज कॉल्ड सेंसिबल हीट। ये जो हीट हम लोग रिमूव्ड कर रहे हैं या दे रहे हैं उसे, या उसमें से निकाल रहे हैं, यही हमारी सेंसिबल हीट कहलाती है। और ये जो प्रोसेस है वो कहलाता है सेंसिबल हीटिंग और सेंसिबल कूलिंग। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए, सो हीट दैट कॉज ए चेंज इन टेम्परेचर एंड इट्स इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेंसिबल हीट। तो आप बात समझ में आ रही है? देखो, टेम्परेचर में चेंज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट में केवल यही एक डिफरेंस है कि सेंसिबल हीटिंग में क्या होता है, टेम्परेचर में चेंज होता है, लेकिन लेटेंट हीट में कोई भी टेम्परेचर में चेंज नहीं होता। आपको शायद बात तो बिल्कुल समझ में आ रही है। तो सेंसिबल हीट का सीधा सीधा मैटर किससे है, टेम्परेचर से है। कहीं भी आपको सेंसिबल हीट दिखाई दे तो आप उसका सीधा क्या समझेंगे कि हम किसको मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर हो रही बात? अब आप देख लीजिए यहाँ पर कि लेटेंट हीट क्या होती है। तो लेटेंट हीट के बारे में आपको पता होगा, इतना ज़्यादा मुझे बताने की खास ज़रूरत नहीं है। तो इसमें देख लीजिए फटाफट क्या है, गुप्त ऊष्मा आपने फिजिक्स में भी बहुत पढ़ा होगा इसके बारे में। तो इट इज़ एन अमाउंट ऑफ हीट गिवन और रिमूव्ड बाई ए मैटर टू चेंज इट्स फेज विदाउट चेंज इट्स टेम्परेचर। यानी क्या होगा, जब हम किसी भी मैटर में से कोई निश्चित अमाउंट ऑफ हीट उसे देंगे या उसमें से निकाल लेंगे, जिससे कि उसका फेस चेंज हो जाए। फेस चेंज का मतलब उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाए। फेस का मतलब यहाँ पर बेटा अवस्था से है, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाए। तो अवस्था आपने पढ़ी है ना, ठोस, द्रव और गैस, आपकी जो अवस्थाएं होती हैं, लिक्विड, सॉलिड और गैस। ठीक है, तो इनकी अवस्थाओं में अगर परिवर्तन हो जाए टेम्परेचर चेंज के बिना, ठीक है, ये आप याद, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर में चेंज नहीं होना चाहिए, और उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाए तो वो हीट आपकी क्या कहलाती है, लेटेंट हीट कहलाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ बात आपको पता होनी चाहिए कि लेटेंट हीट, अगर हम लिक्विड से किसी चीज़ को वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए जो हमें लेटेंट हीट की आवश्यकता होती है उसका एक निश्चित नाम होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बात समझ में आ रही है आपको? इसी तरीके से जब हम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, किसी चीज़ को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, तो इसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देख पा रहे हैं आप लोग? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसी तरीके से जब हम सॉलिड से वेपर में जाते हैं, डायरेक्ट सॉलिड से वेपर में जाते हैं, तो इसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन।
ठीक है, देखिए आपको जो इसमें टर्मिनोलॉजी आप इंग्लिश में ही उसे लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यानी वाष्प की गुत्त, यहाँ पर आपकी दिखाई दे रही है, यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हमने कर दिया है। तो इतनी ही अमाउंट ऑफ हीट हम इसे देंगे तो इसे वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वेपर से वापस अगर हमें लिक्विड में लेके आना है तो इसी को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, या हम कहते हैं जितनी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मैंने दी थी उतनी उसने लूज अगर कर दी तो वो वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमने सॉलिड से लिक्विड में जाना है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपको समझ में आ पा रहा है। तो यही बात अगर मैं कह दूं कि लिक्विड से वापस सॉलिड में जाना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग कूलिंग करेंगे, इधर से हम लोग हीटिंग करेंगे, इस दिशा में हम लोग क्या करेंगे हीटिंग, और विपरीत दिशा में कूलिंग। इधर भी देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग हीटिंग, इस दिशा में कूलिंग, इस दिशा में हीटिंग, इस दिशा में कूलिंग। बात समझ में आ पा रही है आपको? तो लेटेंट हीट ऑफ सारी लेटेंट हीट आपको क्लियर समझ में आ पा रही है? ठीक है, अब देखिए इसे मैं एक एग्जाम्पल से और अच्छी तरीके से समझते हैं, इसे डायग्राम से। सपोजेड आपके पास एक कोई बर्तन है, कोई पात्र है जिसका जिस प्रेशर जो है ना वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्रेशर है इसका। हम क्या कर रहे हैं, हमने इसे हीट देते जा रहे हैं, इसे हीट हम कंटिन्यू देते जा रहे हैं। ये आइस क्यूब्स है, तो आइस क्यूब्स क्या होगा, हम इनका धीरे धीरे अगर मैंने सेंसिबल हीटिंग इनकी करते रहेंगे तो ये मेल्ट हो जाएंगे, ये आपके क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे, और ये पानी के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। क्लियर हो रही बात? अब फिर हम इसे दोबारा और इसे हीटिंग करते चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये गैस पार्टिकल्स यानी वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर हो रही है? तो क्या होता है कि निश्चित पानी के टेम्परेचर से ही निश्चित वेपर के टेम्परेचर में कन्वर्ट जो होता है, जैसे हम कहते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी हमारा आ गया और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही वेपर है। तो यहाँ पर आप देखिए टेम्परेचर में चेंज नहीं हुआ लेकिन इसके फेज में चेंज। इसे और अच्छा हम ग्राफ की सहायता से और समझ सकते हैं, देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, ये ग्राफ वैसे आप लोग पढ़ चुके हैं तो फटाफट बना देते हैं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। कि ग्राफ जो है वो आपका टेम्परेचर और हीट के हीट एनर्जी, देखो हीट आपका एनर्जी का ये फॉर्म है। तो यहाँ पर आपका टेम्परेचर है और यहाँ आपकी हीट है एनर्जी के फॉर्म में, एंथैल्पी भी कह सकते हैं हम लोग। तो देखो क्या होता है इसमें, तो कांस्टेंट प्रेशर पर हम इसे हीट देते चले जा रहे हैं तो क्या होगा, आपने हीटिंग करते चले जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। अब देखो क्या हुआ कि टेम्परेचर निश्चित टेम्परेचर पर वो पहले यहाँ सॉलिड था तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो चुका है, यहाँ पर ये लिक्विड में चेंज हो गया, फिर लिक्विड के बाद कुछ और टेम्परेचर इसका बढ़ता रहा, फिर एक निश्चित टेम्परेचर रह गया, फिर ये हमारा वेपर में कन्वर्ट हो गया। बात समझ में आ पा रही है आपको? तो आप देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला जो ग्राफ है इधर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगा। इधर यहाँ पर आपका फ्यूजन हुआ ना, सॉलिड से हम लोग लिक्विड में गए ना तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और यहाँ से लिक्विड से वेपर में गए हैं तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर हो रही बात? बिल्कुल समझ में आ पा रहा है आपको? तो ये आपका लेटेंट हीट है ना, समझ पा रहे हैं आप लोग? लेटेंट हीट है आपकी। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जो हमने करी है ये आपकी सेंसिबल हीटिंग, यानी यहाँ से यहाँ तक जो है ये चल रहा है, इधर आपकी हीटिंग हो रही है। और आप अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो आपकी कूलिंग बोली जाएगी। तो यहाँ पर सेंसिबल हीटिंग हम इसे कर रहे हैं, यहाँ पर सेंसिबल कूलिंग करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, और ये आपकी इधर जो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में इसे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारा सॉलिड है, ये हमारा सॉलिड फेस है, इधर इधर सॉलिड था और इधर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, और इधर आपका वेपर में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सैचुरेटेड वेपर होगा, यहाँ पर आपका सैचुरेटेड लिक्विड होगा, और इधर भी आपका सैचुरेटेड लिक्विड होगा। बात समझ में आ पा रही है आपको? तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ पा रहे हैं? तो आप देखिए यहाँ पर भी हम सेंसिबल, जो यहाँ पर हो रहा है ये भी आपकी सेंसिबल वाला एरिया है, यहाँ पर भी सेंसिबल हीटिंग और कूलिंग चल रही है, और इधर भी आपका सेंसिबल हीटिंग और कूलिंग चल रही है। और इसी तरीके से यहाँ पर भी आपकी सेंसिबल हीटिंग और कूलिंग चल रही है।
आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही है। तो सेंसिबल हीट हम देखिए यहाँ पर 3 जगह टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है तो हम सेंसिबल हीटिंग बोलेंगे, और टेम्परेचर अगर नहीं बढ़ेगा तो हम उसे हम लेटेंट हीट बोलेंगे। यह बात आपके शायद समझ में आ चुकी है, ठीक है, क्लियर हो रही बात। अच्छा, एक चीज़ और है, जो हम लेटेंट हीट का वर्ड यूज़ जो करते हैं वो हम मेनली किसके लिए करते हैं, ह्यूमिडिफिकेशन के लिए जरूरी है। अब देख लीजिए क्या है एंथैल्पी, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो एंथैल्पी इज द मेजर ऑफ हीट एनर्जी इन द एयर ड्यू टू सेंसिबल हीट और लेटेंट। यहाँ पर देखिए ह्यूमिडिटी का जो हमारा रिलेशन होता है, ह्यूमिडिटी वो हमारा लेटेंट हीट से होता है, ठीक है। बात आप इसको याद कर लीजिए कि लेटेंट हीट का रिलेशन किससे है, लेटेंट हीट की बात होगी मतलब ह्यूमिडिटी की बात चल रही है, सेंसिबल हीट की बात चलेगी इसका मतलब टेम्परेचर की बात चल रही है, ठीक है। आप इस बात को समझ लीजिए बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी एंथैल्पी का नहीं, ह्यूमिडिटी किसका है, लेटेंट हीट से लिए रिलेटेड है। चलो टोटल एंथैल्पी देख लेते हैं। तो इन दोनों का जो समेशन होता है वो आपका टोटल एंथैल्पी कहलाता है। सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट, सेंसिबल हीट ऑफ एयर इज ड्यू टू द टेम्परेचर ऑफ द एयर। तो सेंसिबल हीट जो होती है वो टेम्परेचर एयर के कारण होती है, मतलब हमारा जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हमारी सेंसिबल हीट भी बढ़ जाती है या घट जाती है। एंड द लेटेंट हीट इज द हीट इन द एयर ड्यू टू इट्स मॉइस्चर ऑफ द एयर। यानी अब जो हमारी लेटेंट हीट है वो किसके लिए, मॉइस्चर के लिए क्या है, उत्तरदायी है। आगे देख लेते हैं, द सम ऑफ लेटेंट हीट एंड सेंसिबल हीट इज कॉल्ड द एयर एंथैल्पी। अब देखिए अब हमारा यहाँ से साइकोमेट्री वाली बात हम लोग पढ़ना स्टार्ट हमने करी है। अभी हम पीछे जो बात कर रहे थे वो हम अभी सेंसिबल हीटिंग और सेंसिबल कूलिंग और लेटेंट हीट क्या होती है इनके बारे में समझ रहे थे। अब हमने समझ रहे हैं एंथैल्पी क्या है। तो एंथैल्पी आपको समझ में आया, यानी एंथैल्पी जो है एक तरीके से एंथैल्पी को हिंदी में समस्त ऊष्मा कहते हैं। तो समस्त ऊष्मा का मतलब क्या होगा, सारा समेशन, यानी आपको टोटल जितनी भी सेंसिबल हीट या कूलिंग है और उनको और उसके साथ साथ जो हमारी लेटेंट हीट है दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें एंथैल्पी मिल जाएगी। बात समझ में आ पा रही है आपको। तो इसका जो यूनिट होता है मेरे भाई वो आपका होता है किलो जूल पर किलोग्राम, ठीक है। वैसे ऐसे हम और दूसरे भी अमेरिकन स्टैंडर्ड में भी देख लेते हैं। तो ब्रिटिश थर्मल यूनिट बोलते हैं, ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर पौंड होता है, ठीक है, पर पौंड। तो ब्रिटिश थर्मल पर पौंड, तो इसे आप इतना ज़्यादा मत समझें, आप किलो जूल पर किलोग्राम में आप याद रखें, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट इसमें आगे देख लेते हैं क्या है। आगे आप देखिए एंथैल्पी इज यूजफुल इन एयर हीटिंग एंड कूलिंग। यानी एंथैल्पी का जो टोटल यूज करते हैं तो उसको हम किसके लिए देखते हैं कि जो एयर की हीटिंग हो रही है और कूलिंग हो रही है कि नहीं। तो एयर विद सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी में आइदर बी ड्राई हॉट एयर यानी हाई सेंसिबल हीट और कूल मॉइस्ट एयर यानी हाई लेटेंट हीट। बात समझ में आ पा रही है आपको। यानी मैंने आपको क्या बताया कि अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा ड्राई अवस्था में कोई हॉट एयर है तो इसका मतलब उसमें क्या है, देखो मॉइस्चर नहीं है ना उसमें, तो मॉइस्चर के बिना जो बात हो रही है दैट इज सेंसिबल हीट। और अगर हम मॉइस्ट एयर की बात कर रहे हैं तो मॉइस्ट एयर के बारे में आप पढ़ चुके हैं पीछे। मॉइस्ट एयर क्या होता है, आपका मिक्सचर होता है किस किस का होता है, प्योर एयर जो हमारी होती है और जो हमारा क्या वेपर होते हैं, इन दोनों का मिक्सचर होता है, ठीक है, प्योर एयर होती है। अब आप देख लीजिए इसमें हाई लेटेंट हीट होगी उसके पास, क्लियर हो रही सारी बातें। तो आप इसे थोड़ा देख लीजिए, इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। अब आप देख लेते हैं एंथैल्पी हम साइकोमेट्रिक चार्ट पे कैसे दिखाते हैं, ठीक है। तो एंथैल्पी साइकोमेट्रिक चार्ट पे कैसे दिखाया जाता है, तो सबसे पहले आपको पता है कि हमें क्या करना है, हमें एक जूते टाइप का यहाँ बनाना होगा, फटाफट बना लेते हैं। दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। तो मैंने आपको बताया था इधर वाला हिस्सा थोड़ा बड़ा बनाते हैं और इधर वाला थोड़ा छोटा बनाते हैं। तो देखिए जूते टाइप का हमने बना लिया है। तो यहाँ पर देखिए आप सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। इधर हमारा क्या होता है, डीवीटी होता है, और इस तरफ हमारा क्या होता है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होता है। इधर हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है। ये सीधी जो लाइंस होती हैं हमारी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की लाइंस होती हैं, क्लियर हो रही है सारी बातें। और ऐसी जो लाइनें होती हैं जो हमारी वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन होती हैं। तो जो हमारी वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन होती हैं उन्हीं के जस्ट पैरेलल जो लाइन जाती हैं वो हमारी एंथैल्पी की लाइन होती हैं। मैंने आपको डीपीटी डीवीटी और डब्ल्यूबीटी वाले चैप्टर में ये वाली बात बताई थी कि यहाँ से जो हमारी लाइनें होती हैं इसके जस्ट पैरेलल जो हमारे डब्ल्यूबीटी के पैरेलल जो लाइनें होती हैं उन्हीं को हम लोग क्या कह देते हैं, उन्हीं को हम लोग एंथैल्पी लाइन कह देते हैं। बात समझ में आ पा रही है आपका। तो आपका ये ड्राइवल टेम्परेचर इधर है हमारा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर कूलिंग होगी, यहाँ पर इधर जाएंगे तो हीटिंग होगी, क्लियर है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, क्लियर हो रही सारी बातें। तो अब देखिए यहाँ से जो डायग्राम हमें बनाना है वो डायग्राम कैसे बनाना है वो हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करना है हमें, आप एक ऐसे
ये जो ग्राफ दिखाई दे रहा है ना, इसी के इस तरीके से एक लाइन बना लीजिए। अब यहाँ से क्या होगा, देखो ये वाली जो लाइन थी हमारी WBT की लाइन थी, इंक्लाइंड जो थी, ये हमारी क्या है, ये सैचुरेशन की लाइन है, ये हमारी क्या है, सैचुरेशन लाइन है, सैचुरेशन लाइन। क्लियर है सारी बातें, ये हमारी सैचुरेशन की लाइन है। तो अब देखिए क्या हो रहा है, आपको पता है यहाँ से हम ऐसे बना रहे थे, WBT की लाइन ऐसे ही बना रहे थे हम लोग, है ना, वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन इस तरीके से ही बना रहे थे, याद है आपको कि नहीं याद है? ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से क्या है कि ये जो इधर लाइनें हैं, मैं इसलिए कलर से यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ अलग अलग, जिससे आपको थोड़ा सा जल्दी समझ में आ जाए। तो यहाँ देखिए आपको इंक्लाइंड बना लेनी है इस तरीके से, WBT की जो लाइन थी वो यहीं आकर रुक जा रही थी, लेकिन जो हमारी लेटेंट इसकी लाइन होगी एंथैल्पी की, ये थोड़ी सी आगे तक और जाएंगी और ये एक लाइन पर जाके मिल जाएंगी। आई थिंक आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से बढ़ते चले जाएंगे। तो ये जो हमारा इधर जो हम ये हमारा लिखा है यहाँ पर, ये क्या है, यहाँ पर हमारी एंथैल्पी है, मात्रा आपने देख ही लिया, किलो जूल पर किलोग्राम। आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही है। वेट टेम्परेचर की लाइन है, ठीक है। तो वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन के जस्ट पैरेलल हमारी लाइनें बनती हैं। यहाँ तक बात आपको समझ में आ पा रही है। तो ये आपका पूरा डायग्राम है एंथैल्पी का। तो आप पीछे वाला वीडियो जरूर देखिए। ये WBT की लाइन है, फिर से मैं बार दोबारा बता दे रहा हूँ आपको, ये WBT की लाइन है, DBT की लाइन हमारी यहाँ होती थी। अगला हमारा जो ये वाला चैप्टर फिनिश हो चुका है, अगला चैप्टर जब आएगा तब हम साइकोमेट्रिक चार्ट में सारी जितनी भी हमने लाइनें पढ़ी है ना, सारी कर्व जो भी पढ़े हैं सबको कंबाइन कर देंगे। तो आप समझ लीजिए कितना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम हो जाएगा। क्लियर हो रही है आपको? तो ये WBT की लाइन के बिल्कुल पैरेलल हमारी एंथैल्पी की लाइन बनती है। यहाँ पर रीडिंग यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। इसकी रीडिंग हम यहाँ पढ़ते थे WBT की, और इसकी रीडिंग हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। क्लियर हो रही सारी बात आपको? तो आई थिंक आपको समझ में आ पा रहा होगा, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप लोग ये मत सोचिए कि मैं इतनी देर में वीडियो मैंने आपको दिया, आप यहाँ पर बात समझ लीजिए, ये इतना स्लो मैंने यहाँ पर इसलिए पढ़ाया है जिससे आप लोग साइकोमेट्रिक चार्ट को बहुत आराम से समझ पाएँ। तो एक बार आप लोग बैठ के देख लें उसे ध्यान से कि कहाँ DBT है, कहाँ DPT है, कहाँ WBT है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कहाँ है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहाँ है, सारी चीज़ें आपको पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।